ये चैप्टर पूरी तरह से कंसेप्ट बेस्ड है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने नए चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के लिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरली हम लोग जीओसी के नाम से जानते हैं। आज पहला क्लास है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये हम आज सारे टर्म्स को पढ़ेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन किन टर्म्स का इस्तेमाल होता है। सपोज कीजिए एक ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। एक ये रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। एक और रिएक्शन है, आपको लिखना नहीं इधर समझना है। एक और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे CH3 है, H2O से रिएक्शन कर रहा है और CH3OH और HCl बन रहा है। जब भी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह समझना होता है कि अगर कोई रिएक्शन आ रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो हम कैसे जज करें कि ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है या कोई जनरल रिएक्शन है। जब भी कोई रिएक्शन आएगा तो सबसे पहले हमारा काम है आइडेंटिफाई करना। कभी कभी क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए और ये पता ही नहीं है कि ये रिएक्शन किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या कोई जनरल केमिस्ट्री का रिएक्शन है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह का है। इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे ये जब रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इस रिएक्शन में कार्बन कैसे आया, अकेला है, कार्बन सिंगल। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, मतलब एक कार्बन हमेशा कितने लोगों से मैक्सिमम अटैच करना पसंद करता है, 4। एक कार्बन कितने लोगों के साथ रहना पसंद करता है, 4। जैसे यहां देखिए इस रिएक्शन में, इस एग्जाम्पल में जब कार्बन आ रहा है तो 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के साथ आ रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और अगर कार्बन किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और वो अपनी टेट्रा वैलेंसी का इस्तेमाल करता है तो वह पक्का एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसकी खासियत होती है कि रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन का जरूर कंपाउंड होगा। ये रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट है। जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कार्बन का कोई कंपाउंड यूज हो रहा हो और वो अपनी टेट्रा वैलेंसी का इस्तेमाल करता हो, वो पक्का क्या होगा, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन। अदरवाइज वो एक जनरल रिएक्शन होगा। जैसे इसमें रिएक्टेंट साइड में कार्बन आया है लेकिन कार्बन क्या है, सिंगल है, 4 लोगों के साथ नहीं आया है। 4 से कम कुछ भी रहा ना तो वो एक जनरल रिएक्शन होगा। तो ये एक जनरल रिएक्शन है। लेकिन अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कार्बन आता हो और कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी के साथ आ गया, मतलब अपने मैक्सिमम रिलेशन को यूज कर रहा है। वैलेंसी मतलब एक एलिमेंट का अदर से कंबाइन करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए हम कोई आदमी है, मेरी कितनी क्षमता है, आप 2 को पकड़ने की, एक साथ 4 को पकड़ने की, 8 को पकड़ने की, 10 को, कितने को हम मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, कंबाइन करने की क्षमता। तो एक कार्बन मैक्सिमम कितने लोगों को कंबाइन कर सकता है, 4। जैसे इस रिएक्शन में कार्बन 4 लोगों के साथ आया है। तो जिस ऑर्गेनिक रिएक्शन में या जिस केमिकल रिएक्शन में कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी का इस्तेमाल कर लिया, वो पक्का क्या होगा, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन। जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसकी एक खासियत होती है, रिएक्टेंट साइड में कार्बन का कंपाउंड होगा और वो कार्बन का कंपाउंड टेट्रा वैलेंसी के साथ यूज होगा। ठीक है, तो आज के बाद जब भी कोई रिएक्टेंट साइड में
कार्बन यूज हो रहा हो और कार्बन टेट्रावैलेंसी के साथ होगा तो वो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। अदरवाइज कोई कार्बन आए और टेट्रावैलेंसी का यूज नहीं करता है तो वो कैसा होगा, कोई जनरल रिएक्शन। इसको जल्दी से लिखिए, यहां पे लिखते हैं दोज केमिकल रिएक्शन कार्बन, जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी का इस्तेमाल करता हो वो पक्का एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। देयर इज टू टाइप ऑफ डिफरेंसेस, एक जनरल रिएक्शन में और एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ अंतर होता है। आज धीरे धीरे सब टर्म्स को समझेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, जो जनरल रिएक्शन होते हैं ना उसमें कॉलिजन का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे बचपन से समझाया गया है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं ना तो प्रोडक्ट बनता है। जैसे इस रिएक्शन में पहले वाले में कार्बन का मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराया होगा तो क्या बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों एक दूसरे से टकराता है, इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ जाता है। कॉलिजन का कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कॉलिजन का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। जो कार्बन का कंपाउंड होता है इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और एक और कोई होगा जैसे यहां पे वाटर है, इसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे बढ़ाते हैं। आइए अब फिर से समझते हैं कि जब भी कोई जनरल रिएक्शन होता है तो कॉलिजन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, कॉलिजन नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराकर रिएक्शन नहीं करता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है, जैसे ये एक हम समझ चुके हैं कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसको अलग लेते हैं। जैसे देखो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन का कंपाउंड होगा जो अपनी टेट्रावैलेंसी के साथ आता है, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो परम सत्य कभी कभी झुटलाया नहीं जा सकता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन का कंपाउंड होगा, वो टेट्रावैलेंसी के साथ आएगा, उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। एक और होगा, कोई ना कोई एक और पक्का होगा, इसको कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। आज की क्लास में हम लोग इन सब छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब समझेंगे। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट, रिएक्टेंट का वो पार्ट जो कार्बन कंटेनिंग हो और टेट्रावैलेंसी का यूज कर रहा हो। ठीक है, और एक कोई होगा, ये या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो सॉल्ट होगा। अटैकिंग रिएजेंट इनमें से कोई एक होगा, या तो कोई एसिड हो सकता है या तो कोई बेस हो सकता है या तो कोई सॉल्ट होगा। ठीक है ना, इनमें ही से पक्का कोई एक होगा। जब कोई जनरल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो सबस्ट्रेट कौन होता है, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल निर्दोष है, दम किसी से ये पंगा नहीं लेता है, वो एक शांत आदमी होता है जो अपने चुपचाप अपने जगह पे बैठा रहता है। ठीक है, और अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, जस्ट सामने होता है उसके, सबस्ट्रेट के, और आकर सबस्ट्रेट पे हमला करता है। हमेशा अटैकिंग रिएजेंट सबसे पहले सामने से हमला करता है, और जब देखता है कि सामने से हमला करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो पीछे से हमला करता है। जैसे हम दुश्मन को कैसे, पहले अगर सामने से वार करते हैं और देखते हैं कि दुश्मन मेरा मजबूत है, ओपोनेंट मेरा मजबूत है, तो पीछे से हमला कर कर कैसे भी उसको नुकसान पहुंचाना। तो हमेशा जब भी रिएक्शन होता है तो दो तरह का अटैक होता है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड अटैक। अगर अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे सामने से हमला करता है, हमेशा अटैकिंग रिएजेंट पहले कोशिश करता है सामने से अटैक करने का। अगर वो सक्सेसफुल हुआ
तो ये फॉरवर्ड अटैक है। अगर उसको लग रहा है कि दिक्कत है तो पीछे से हमला करेगा, इसको कहते हैं बैकवर्ड अटैक। अब अटैक के समय दो चीजें होता है, जैसे देखिए, जैसे हम खड़ा है, ठीक है ना, और आकर हमको कोई कस के टकराए, तो दो चीजें हो सकता है। हो सकता है कि हम खड़े थे और कोई आया अचानक कस के टकराया, तो मेरा दिशा बदल जाएगा, या तो इस तरह होगा या तो इस तरफ फेंका जाएंगे, ठीक है ना। इस घटना को बोलते हैं इन्वर्जन। जब भी अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे हमला करता है तो पहला चीज क्या हो सकता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है स्पेस अरेंजमेंट में चेंज हो जाना। सबस्ट्रेट अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता है। स्पेस अरेंजमेंट का मतलब 3 डायमेंशनल पोजीशन। जैसे अभी ये पेन ऐसे है खड़ा, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, अब कोई टकराया और ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल, उसका स्पेस अरेंजमेंट चेंज हो जाना। तो जैसे सबस्ट्रेट खड़ा है और कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर मारा, जैसे कोई आदमी छाता लेकर खड़ा है, कोई टकराया और छाता गिर गया। जैसे देखो, ये कोई छाता लेकर खड़ा है और कोई एक्स आकर टकराया और इसका छाता का डायरेक्शन पलट गया, इसको कहते हैं स्पेस अरेंजमेंट चेंज होना। इस घटना को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। अगर अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे हमला किया तो या तो क्या हो सकता है, इन्वर्जन, या दूसरा चीज हो सकता है कि आकर कोई हमसे टकराया, ठीक है ना, और उसका फर्क हम पे नहीं पड़ा, हम जैसे थे वैसे ही रह गए। अगर ये तब होगा जब अटैक बहुत छोटा होगा, तो जो हमसे टकराया ना उसका इफेक्ट मेरे पे नहीं ज्यादा पड़ा, हम जैसे थे उसी तरह है। जैसे कोई छाता लेकर खड़ा था और कोई एक्स आकर टकराया और अभी भी मेरे छाते का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिटेंशन। तो आपको आज के क्लास में कई नए नए वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, और आज के बाद इन सबको अपने दिमाग में बसाते जाना है कि जब भी अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर हमला करता है तो या तो इन्वर्जन होता है, सबस्ट्रेट अपना स्पेस अरेंजमेंट बदल देता है, या तो नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो इन्वर्जन और नहीं बदलता है तो रिटेंशन, ठीक है ना। तो हम सब के बारे में आएंगे धीरे धीरे। तो भी केवल समझना है कि जब भी अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे हमला करता है तो क्या होता है, दो चीजें, या तो इन्वर्जन या तो रिटेंशन। इन्वर्जन के दरमियान जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और रिटेंशन के दरमियान जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं रिटेंटेड प्रोडक्ट। तो इसके बारे में फिर से आएंगे, ये केवल अब के सुनने के लिए था, हम इस पे फिर से एक बार आएंगे। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, एक स्टैटिक मॉलिक्यूल्स होता है। स्टैटिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो अपने जगह पे है, वो कहीं बेचारा जाता नहीं है। अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, जो सबस्ट्रेट पे आकर हमला करता है। पहला हमला फॉरवर्ड, ठीक है ना, अगर सक्सेसफुल रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं उसको कोई दिक्कत होता है तो वो फिर बैकवर्ड अटैक करता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कौन होता है, लिखते हैं, शुरुआत कीजिए, सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट हमेशा एक कार्बन का कंपाउंड होगा जो अपनी टेट्रावैलेंसी के साथ यूज करता है, मतलब अपनी टेट्रावैलेंसी के साथ आएगा। यह हमेशा स्टैटिक नेचर का होता है। तो आप जब इंटरनल एग्जाम देंगे तो ये सब छोटे छोटे वर्ड आएगा कि सबस्ट्रेट, इसमें से पहचानो कि सबस्ट्रेट कौन होगा। दो चार रिएक्शन दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें सबस्ट्रेट कौन है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कोई कार्बन का कंपाउंड हो और अपने साथ कितने लोगों के साथ है, 4 लोगों के साथ, जैसे इसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऊपर जो CH3 है, एक 3 CH3 और 1 क्लोरीन, इसी को बोल रहे हैं टेट्रावैलेंसी। ये जो कार्बन है कितने लोगों के साथ आया, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। कार्बन मैक्सिमम टेट्रावैलेंसी यूज करता है, मतलब 4 लोगों के साथ अटैच कर सकता है। अब आइए अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। नेक्स्ट, अटैकिंग रिएजेंट, देखिए, दोज कंपोनेंट
दोज कंपोनेंट अटैकिंग रिएजेंट, जैसे सबस्ट्रेट हमेशा कोई कार्बन का कंपाउंड होता है जो टेट्रावैलेंसी के साथ यूज होता है, उसी तरह अटैकिंग रिएजेंट हमेशा या तो कोई एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। अटैकिंग रिएजेंट मस्ट बी एसिड, इसका मतलब होता है या तो एसिड, या तो बेस, या तो सॉल्ट होगा। अटैकिंग रिएजेंट हमेशा दो तरह का अटैक करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और बैकवर्ड, या तो ये फॉरवर्ड अटैक करता है या तो बैकवर्ड अटैक करता है। अटैक के दरमियान या तो इन्वर्जन होता है या तो रिटेंशन होता है। जब अटैक होगा तो या तो सबस्ट्रेट अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज करेगा या तो नहीं करेगा। अच्छा ना। अटैकिंग रिएजेंट का काम है सबस्ट्रेट पे हमला करना। हमला दो तरीके से होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब अटैक के दरमियान या तो इन्वर्जन होगा, स्पेस अरेंजमेंट सबस्ट्रेट अपना चेंज करेगा, या तो नहीं करेगा। अगर करता है तो इन्वर्जन, नहीं करता है तो रिटेंशन। आज पहला क्लास है, हम लोग के पास बहुत सारे टर्मोलॉजी हैं जिनको सीखना है। ड्यूरिंग, जब भी हमला होता है तो या तो इन्वर्जन होता है या तो रिटेंशन होता है। अब अगला पॉइंट, इन्वर्जन क्या होता है? ये सभी आज के बाद है ना, ये फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा आपके सामने आएगा। ये सब वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा आपको मिलेगा। इन्वर्जन क्या होता है? जैसे कि अभी बताया, सपोज कीजिए कोई छाता लेकर खड़ा है, ठीक है ना, और एक्स कोई है जो आकर इससे टकराता है और छाते का डायरेक्शन पलट जाता है, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट बन जाता है जेड। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो और सबस्ट्रेट अपना क्या करे, स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता हो, तो इसको क्या करते हैं? इन्वर्जन। दोज केमिकल रिएक्शन in which substrate changes their space arrangement those chemical reaction in which substrate changes their space arrangement during attack is called inversion। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान सबस्ट्रेट अपना क्या करता हो, स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता हो, तो ये इन्वर्जन है। ये सपोज कीजिए यहां पे ये सबस्ट्रेट है, माना कि ये कोई सबस्ट्रेट है और ये कोई अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, माना कि ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें ये सबस्ट्रेट है और ये कोई अटैकिंग रिएजेंट है। हम देखेंगे जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, उसमें ये अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर चुका है। तो कोई पूछा कि यहाँ पे ये कौन सी घटना घट रही है, तो ये एक इन्वर्जन है। और इस दरमियान जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान सबस्ट्रेट अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर रहा हो तो ये एक इन्वर्जन की घटना है, और इस दरमियान जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन के दरमियान हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं।
ये छाते का एग्जाम्पल इसलिए समझा है कि आपको बस टकराहट का मतलब समझना है। टकराहट, हमारे सामने कोई आया और हमसे टकराया, मेरा स्पेस अरेंजमेंट चेंज हो गया, ठीक है ना, तो ये इन्वर्जन है। जब भी कोई टकराएगा तो दो ही चीजें होगा, या तो मेरा स्पेस अरेंजमेंट चेंज होगा या तो नहीं होगा। ये टकराहट पर डिपेंड करेगा। अगर टकराहट बहुत जोरदार है तो स्पेस अरेंजमेंट चेंज करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन टकराहट कमजोर है तो स्पेस अरेंजमेंट की संभावना कम रहेगी। उम्मीद है सबका हो गया होगा। अब एक एग्जांपल को देखिए, जैसे इस रिएक्शन को देखिए। इस रिएक्शन को देखो, ठीक है ना। अब आपको कोई केमिकल रिएक्शन होगा और पहचानना है कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है या रिडेंशन हो रहा है। इधर देखिए सब कोई, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर पहचानना हो कि यहाँ इन्वर्जन हुआ है क्या या रिडेंशन हुआ है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो दो ही चीजें हो सकता है, या तो इन्वर्जन या तो रिटेंशन। जैसे ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कोई पूछा कि यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट है, तो कैसे देखते हैं, देखो रिएक्शन के पहले सबस्ट्रेट को हमेशा देखो, सबस्ट्रेट को देखा जाता है। सबस्ट्रेट ये है, तो देखिए कि रिएक्शन के पहले सबस्ट्रेट 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन से जुड़ा हुआ था। रिएक्शन के बाद जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन और 1 OH से जुड़ा हुआ है ना। अंतर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अपने जगह पे है, जो वर्टिकल पे है अपने जगह पे है ना, दिखा। चेंज किसमें हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये अपना डायरेक्शन बदल रहा है। हाइड्रोजन इस साइड आ गया है, देखो इधर आ गया, और क्लोरीन इस साइड आया है, जो किससे रिप्लेस हो गया है, OH से। हुआ क्या है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, ये टूटा होगा H+ और OH- में, ऐसे टूटा। क्लोरीन पे हमेशा कैसा होता है, माइनस, तो बाकी पे किसी कंपाउंड में जितना माइनस होता है ना तो बाकी पे उतना प्लस जाता है। तो अगर क्लोरीन पे माइनस तो ये प्लस, ये माइनस। चार्ज हमेशा बैलेंस्ड रहता है, किसी भी रिएक्शन के दरमियान चार्ज बैलेंस। अगर एक माइनस वाला गया है ना तो एक माइनस वाला को आना होगा। इस रिएक्शन में क्लोरीन को कौन रिप्लेस किया है, OH। बाकी 3 हाइड्रोजन अपने जगह पे है, देखो ना प्रोडक्ट में अंतर किसके साथ हुआ है, क्लोरीन के जगह कौन आया है, OH, यही हुआ है ना। पर हो क्या रहा है, क्लोरीन गया है इधर से, इस डायरेक्शन से गया है ना, देखो बोर्ड पे इधर, और OH किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, जस्ट उसके उल्टा। ये हाइड्रोजन जो इस दिशा में है वो चला गया है उस दिशा में, और ये स्थान किसका था, क्लोरीन का, ठीक है ना। उसके जगह OH आया है इस डायरेक्शन से। यानी इस रिएक्शन के दरमियान जब OH मतलब हमला किया है ना, तो ये जो वर्टिकल पोजीशन पे है अपने जगह पे है ना, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाला था ये ऐसे पलट गया है, स्पेस अरेंजमेंट चेंज किया है। जो H इधर था वो इस साइड आ गया है, और Cl के जगह कौन चला गया, OH। फिर ये Cl और ये H मिलकर क्या बना लिया है, HCl। यानी रिएक्शन के दरमियान स्पेस अरेंजमेंट चेंज हुआ है। सबको समझ में आया। तो अब इस घटना को कहेंगे कि यहां पे कौन सी घटना हुई है, इन्वर्जन, और जो ये प्रोडक्ट बना है वो कोई इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। चलिए लिखिए इसको। आइए अगला, रिटेंशन। चलो नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है, सपोज कीजिए कोई आदमी है, छाता लेकर खड़ा था, X उससे आकर टकराता है और इसका छाता जिस डायरेक्शन में था उसी तरह है, और ये कोई प्रोडक्ट नया बन गया, ठीक है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान सबस्ट्रेट अपना क्या करता हो, स्पेस अरेंजमेंट चेंज नहीं करता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिटेंशन। और जो ये प्रोडक्ट बना, रिटेंटेड प्रोडक्ट बनता है।
देखिए, those chemical reaction, in which substrate do not changes their space arrangement during attack is called retention. जिस केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट रिएक्शन के दरमियान अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज ना करता हो, रिटेंशन कहलाता है। ठीक है, बात नहीं, जल्दी जल्दी लिखो। छोटे टर्म्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बड़ा बनाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी हमको समझने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे ये वर्ड हमेशा यूज होंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको फटाक सा अपने आंखों से तय करना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है या रिटेंशन हो रहा है। आगे बढ़ाए, आपको इस तरह का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना, जिसमें सारा थ्योरी है ना, सभी पहचानने का तरीका सिखाएंगे। सारा थ्योरी आपकी आंखों में होगा, आपका आंख डिसाइड करेगा कि हमको क्या करना है। सभी पहचानने के तरीके बता रहे हैं, डेफिनेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है, कैसे हम इन्वर्जन पहचाने, कैसे रिटेंशन पहचानते हैं, सबस्ट्रेट कौन होता है, अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है। देखिए एक रिएक्शन देखो, चलो लिखो इसको। जैसे ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इधर देखिए, ये एक सबस्ट्रेट है क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है और 4 लोगों के साथ आया है। जहां भी कार्बन है, देखो ये कार्बन भी 4 लोगों के साथ आया, 3 और 1 4। ये कार्बन 3 और 1 पूरा ग्रुप से जुड़ा हुआ है 4। ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन और पूरा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 3 ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है और 1 किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से। तो ये हमारा सबस्ट्रेट था और ये अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट यहां पे इस तरह से टूटा होगा H और OH में। रिएक्शन के पहले कार्बन 3 CH3 और 1 क्लोरीन के साथ था। रिएक्शन के बाद देखो अभी भी कार्बन 3 CH3 और 1 क्लोरीन की जगह किसके साथ आया है, OH के साथ। वो क्या रहा है, इस बार जो जहां पे था वहीं पे है, केवल क्लोरीन जहां से हटा है ना, क्लोरीन भी इसी जगह से हटा है और OH भी वहीं पे आया है। बात समझ में आ रहा है। पिछले बार में क्लोरीन जा रहा था इधर से और OH आ रहा था इस दिशा से। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन के दरमियान ये सिंपली आकर टकराया है इससे और इस माइनस को ये माइनस वाला केवल आकर रिप्लेस किया है और बाकी जो जहां था वहीं पे है। कोई भी अपना स्पेस चेंज नहीं किया है, अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, रिटेंशन। और ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, रिटेंटेड प्रोडक्ट। चलिए लिखिए जल्दी सा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो 2 तरह का होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। आज के बाद ये 2 वर्ड सबसे ज्यादा यूज होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्शन 2 तरह के होंगे, या तो इलेक्ट्रोफिलिक या तो न्यूक्लियोफिलिक। अटैक हमेशा 2 तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक या तो न्यूक्लियोफिलिक। जो सबस्ट्रेट पे हमला करता है ना, रिएक्शन का नाम उसी पे पड़ता है।
अगर इलेक्ट्रोफाइल हमला किया तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल हमला किया तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या है आपको समझाते हैं। सबको समझा है? शुरू करें। चलिए फिर से आइए, एक एक डिस्कशन अभी लिखना नहीं है, आप केवल बोर्ड पे देखिए। जैसे अभी जो हम लोग रिएक्शन किए थे उसी को लेते हैं। इधर देखो, सबको इधर ध्यान से। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होगा, अभी तक हम रिएक्शन कर दे रहे थे, प्रोडक्ट बना हुआ था, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल लेके कि प्रोडक्ट एक्चुअली बनता कैसे है, ठीक है ना। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेट को पहचानते हैं। सबस्ट्रेट कौन है? ये। क्यों? क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है। जो बचा वो कौन होगा? अटैकिंग रिएजेंट। और एरो के ऊपर हमेशा कोई ना कोई लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, इसको मीडियम कहते हैं या एजेंट। सबस्ट्रेट समझ चुके हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो चुपचाप रहना पसंद करता है, अटैकिंग रिएजेंट जो उस पर हमला करता है। अब हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो एरो के ऊपर भी कोई होगा, इसको हम मीडियम या एजेंट कहते हैं। ये कौन होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने से मतलब नहीं है, वो रिएक्शन को परफॉर्म करने में केवल मदद करता है। जैसे अभी अगर हमको एक कोई इमरजेंसी आ जाए कि अभी अभी हमको दिल्ली जाना है और मेरे पास कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं है, ऐसी स्थिति में हम किसी ऑथराइज एजेंट के पास जाएंगे। ऑथराइज एजेंट कौन होता है ना? जिसके पास सरकार से मान्यता प्राप्त होता है कि आप कोई, मेरे जैसा कोई इमरजेंसी में आदमी है तो उसको कुछ पैसे ज्यादा लेकर उसको टिकट देता है। तो हम जब उसके पास गए, हमको टिकट मिल गया, पैसे दे दिया उसका, यात्रा कौन करेगा? हम। लेकिन वो यात्रा करने के लिए क्या दिया? सुटेबल कंडीशन। टिकट, टिकट नहीं होता तो हम यात्रा नहीं करते। तो वो जो एजेंट था वो मेरे यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो केवल हमारी यात्रा में एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया। क्या? टिकट। समझ में आया? तो वो एक एजेंट था जो हमको यात्रा के लिए क्या दिया? एक सुटेबल कंडीशन, टिकट। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ एजेंट होते हैं या तो कुछ मीडियम होते हैं। अब मीडियम क्या है? जैसे सपोज कीजिए अभी हमारे यहाँ कोई भोज है और हमको 50-100 लोगों का पूरी बनवाना है। हम हलवाई से पूछे कि हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए, आप बता दो कि हम उतना लाकर दे दें और लोगों को पूरी कमी ना हो। तो वो आटा लिखाएगा, मैदा लिखा सकता है, रिफाइंड लिखा सकता है, लेकिन वो ये नहीं लिखा सकता है कि अच्छा लिख लीजिए 5-10 बाल्टी पानियों लगेगा, ऐसा नहीं लिखाता है। पर आटा जब तक पानी से सनाएगा नहीं, पूरी बनेगा नहीं। और जब पूरी बनेगा तो वो भाप बनकर निकल जाएगा। यानी पानी का यहाँ पे क्या काम है? पानी से आटा तैयार हुआ और वो पूरी जब बनता है तो फिर वापस निकल गया, है ना, छनाया तो भाप बनकर निकल गया। पर बिना पानी के पूरी बनना पॉसिबल नहीं था। तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो एक मीडियम की तरह आया और रिएक्शन को परफॉर्म कर कर आटा को पूरी बनाकर चला गया। तो मीडियम कौन होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं तो कई स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन है। तो ये है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो सबसे पहले हम अटैकिंग रिएजेंट लेते हैं और मीडियम लेते हैं। मीडियम ये हीट है, इस हीट के प्रेजेंस में ना ये टूटेगा इसके मॉलिक्यूल्स। तो वाटर कैसे टूटता है? H+ और OH- में। जो आज तक आप बचपन से इसको कैसे बोलते थे? कैटायन। और इसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे समझिए कि कैटायन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और एनायन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कैटायन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कोई एनायन की तरह होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो
और जो एनायन होगा इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो सबसे पहले स्टेप 1 में अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम आता है। मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल E+ होता है और न्यूक्लियोफाइल का सिंबल Nu- होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो स्टेप 1 में मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। स्टेप 2 में हमेशा कौन आएगा, सबस्ट्रेट। स्टेप 2 में हमेशा कौन आएगा, सबस्ट्रेट। सही है। सबस्ट्रेट पे एक बार में कोई एक ही अटैक करता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो स्टेप 1 में अटैकिंग रिएजेंट टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। इसमें से कोई एक है जो सबस्ट्रेट पे हमला करेगा। सबस्ट्रेट बेचारा चुपचाप बैठा होगा और अब आएगा इस पे कोई हमला करने, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। जो हमला करेगा उसी पे उस रिएक्शन का नाम पड़ता है। अगर हमला इलेक्ट्रोफाइल कर दिया तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, अगर हमला न्यूक्लियोफाइल किया तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमला कौन करेगा, ठीक है ना, इन दोनों में से हमला कौन करेगा, तो बहुत इजी है। अगर हमारा जो सबस्ट्रेट है ना, जो सबस्ट्रेट है वो एलिफेटिक है। एलिफेटिक का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो। बेंजीन समझती है ना, बेंजीन स्कूल में पढ़ी होगी, ये बेंजीन ऐसे, ये बेंजीन का सिंबल है ना। इस सबस्ट्रेट में कहीं भी बेंजीन है नहीं ना। पूछ रहे तो उसका जवाब मुंह खुलता होगा, हाँ तो बता दो, इतना तेज बताई थी उस समय। अब पूछ रहे तो इसमें कहीं बेंजीन दिख रहा है नहीं ना। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेंजीन नहीं है, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना हमला कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। इन दोनों में से अब कोई एक को हमला करना है सबस्ट्रेट पे, तो बहुत इजी है। अगर मेरा जो सबस्ट्रेट है एलिफेटिक है, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो हमला कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर बेंजीन रिंग रहता तो हमला कौन करता, इलेक्ट्रोफाइल। तो चूंकि आज पहला क्लास है, हमको सब वर्ड भी समझना है और बहुत लंबा सफर है, तो हो सकता है बहुत सारे चीजें ना आज पहली बार है, तो आप ध्यान से सुनिए। आज के बाद बहुत बार ये रिपीट होगा, पर हमको थोड़ा सा इसका क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि कोई रिएक्शन होता कैसे है। इन दोनों में सब कोई एक को हमला करना है सबस्ट्रेट पे, तो ये कैसे फैसला करते हैं, सबस्ट्रेट को देखकर। अगर सबस्ट्रेट बिना बेंजीन रिंग के है तो हमला कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। ये एक ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ध्यान नहीं रह पाता है, ठीक है ना, तो चूंकि आज पहला क्लास है, हम बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं। फिलहाल एक ट्राई करते हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखो, कार्बन जो होता है ना, कार्बन का कंपाउंड, ये कार्बन है। कार्बन का एक नेचर होता है, हमेशा पुश करता है, ये इलेक्ट्रॉन पुश करता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है। कहने का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको पुश किया, इसको। कार्बन का आदत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको। ठीक है ना। सारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां आ गया, इस कार्बन पे, है ना। ये अब सब मिलकर किधर पुश किया, ऐसे सपोज करो यहां पे कोई कल लगा हुआ है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है। तो ये कोई जंक्शन की तरह था, सब पानी पहले यहां इकट्ठा होगा। अब पानी का फ्लो किधर बढ़ेगा, आगे, किधर, क्लोरीन में आगे, क्योंकि ये भी पुश किया, इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, सब जंक्शन पे आ गया। अब उसके पास ऑप्शन कहां है, इस दिशा में बढ़ने का, तो सारा फ्लो बढ़ेगा। तो ये फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। आप बचपन में पढ़ेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे कितना चार्ज होता है, -1। ये सभी बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, सब पे क्या चार्ज होता है, -1। ठीक है ना। माइनस का मतलब उसके पास पहले ही से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ना, चारों तरफ से फ्लो आएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इसको, ये इसको, अब सब मिलकर किसको दे देगा, क्लोरीन को।
तो जो देता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस, और जो लेता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, माइनस। सारा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया। फाइनली ये कार्बन किसको सारा एनर्जी पुश कर दिया, क्लोरीन को। मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस और जो लेता है उस पे माइनस। बात समझ में आ गया। इस तरह से ये क्लोरीन को अचानक कस का धक्का मिलता है और क्लोरीन बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो अगर कोई एक निगेटिव वाला निकल रहा है, रिएक्शन तब परफॉर्म होता है जब चार्ज बैलेंस हो। अगर कोई एक प्लस या माइनस वाला जा रहा है, अगर एक प्लस गया तो एक प्लस को आना होगा, एक माइनस गया तो एक माइनस को आना होगा। तो यहां से ये क्लोरीन हट रहा है। इस रिएक्शन में ये क्लोरीन को हटना था, इसीलिए हम पहले से ही न्यूक्लियोफाइल को इसकी जगह पे लाए हुए हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फॉरवर्ड अटैक करेगा। ये डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड अटैक का। ये क्लोरीन फटाक सा रिप्लेस, क्योंकि ऑलरेडी उसको बना बनाया मिला हुआ है, बस ये हटे और ये उसके जगह पे आ जाएगा। ये इसको हटाने में कौन मदद कर रहा है, ये कार्बन। कार्बन हमेशा क्या करता है, पुश करता है किसी को भी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको, ये इसको सब देकर क्लोरीन को बाहर हटा दिया और उसकी जगह कौन आ गया, OH। अगर ये सब फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आज हमारे पास बहुत सारा चीजें हैं समझाने के लिए। एक और चीज समझ सकते हैं, आज के बाद कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय, ये बस समझने के लिए है थोड़ा लाइटली, कि आज के बाद कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया तो इसको हम नालायक बाप की तरह देख सकते हैं। अगर घर में बाप नालायक निकल जाए तो क्या होता है, हर दिन टेंशन होगा। घर के बाकी जो मेंबर है ना, कैसे भी सोचेगा ये उससे छुटकारा मिल जाए। यही हो रहा है, ये घर में एक नालायक बाप की तरह था और भी इस घर के मेंबर हैं, तो ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, सब मिलकर नालायक बाप को घर से निकाला। तो हम तब तक बाप, नालायक बाप को घर से नहीं निकाल पा रहे हैं जब तक कि हमको कोई सुटेबल बाप ना मिल जाए। तो इधर एक सुटेबल बाप मिला हुआ है, जैसे ही सुटेबल बाप आया, इसके प्रेजेंस में हम इस नालायक बाप को क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है। समझने के लिए केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कभी भी आएगा ना तो एक नालायक बाप की तरह, इस नालायक बाप को हम किसी सुटेबल बाप से रिप्लेस कर दिए। मतलब ये हटेगा तो हमेशा माइनस, तो हमेशा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हटाने के लिए निगेटिव वाला है ना, तो निगेटिव को लाना होगा, तो कोई न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस करेगा। तो हैलोजन ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। अगर मेरा सबस्ट्रेट कैसा है, एलिफेटिक है, तो अब क्या होगा, जो मेरा प्रोडक्ट बना, इस क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, OH, और Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब स्टेप थ्री में मेरे पास H प्लस बचा हुआ है और यहां से एक Cl माइनस बचा हुआ है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, Cl। प्रोडक्ट बन चुका ना। इस प्रोडक्ट में क्या है, सब अपनी जगह पे है, केवल क्लोरीन की जगह कौन आ गया है, OH। ठीक है ना, उसी दिशा में। तो कोई पूछा कि यहाँ पे ये कैसा प्रोडक्ट बना है, तो ये एक रिटेंटेड प्रोडक्ट है। सबको समझ में आया। तो कभी भी जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो स्टेप 1 में सबसे पहले कौन आता है, अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम आता है। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट टूटता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। स्टेप 2 में हमेशा सबस्ट्रेट आता है, इसमें कोई एक हमला करेगा, कौन, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल हमला किया तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल करता तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब अगला आपसे बात पूछेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, ये किस तरह का रिएक्शन है। तो चूंकि हमला, जो पहला हमला सबस्ट्रेट पे करता है ना, उसी से रिएक्शन का नाम पड़ता है। तो हमला कौन किया है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जिसमें जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो एक रिटेंटेड प्रोडक्ट है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है।
अटैकिंग रिएजेंट का वो कंपोनेंट, अटैकिंग रिएजेंट दो हिस्सों में टूटता है, प्लस और माइनस। तो जिसपे प्लस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। यानी इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दोनों बात बराबर है ना। दोज कंपोनेंट, आपको ये सब बोर्ड में लिखने के लिए आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है या पहचानो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसपे या तो प्लस चार्ज होगा या तो जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। दोज कंपोनेंट ऑफ अटैकिंग reagent which carries either positive charge or electron deficiency is called electrophiles। अटैकिंग रिएजेंट का वो कंपोनेंट जो या तो पॉजिटिव चार्ज रखता हो या तो इलेक्ट्रॉन की कमी रखता हो, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाता है। इलेक्ट्रोफाइल्स अगर सबस्ट्रेट पे हमला करता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन in which electrophiles attacks on substrate then it is called इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल्स हमला करता हो सबस्ट्रेट पे, तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर जिस केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट पे हमला इलेक्ट्रोफाइल करता हो तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सही है। बस लास्ट, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। अगर हमला करने वाला क्या हो, या तो निगेटिव चार्ज रखता हो, अगर अटैकिंग रिएजेंट का कंपोनेंट या तो निगेटिव चार्ज रखता हो, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिसपे इलेक्ट्रॉन अधिक हो यानी इलेक्ट्रॉन का रिचनेस हो, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सब बात आज कर लेना है क्लास में। न्यूक्लियोफाइल्स दोज कंपोनेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट का वो कंपोनेंट जो या तो निगेटिव चार्ज रखता हो या तो जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। दोज कंपोनेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट which carries either negative charge or electron richness is called न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट का वो कंपोनेंट जो या तो निगेटिव चार्ज रखता हो या तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता रखता हो, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाता है। अगर सबस्ट्रेट पे हमला न्यूक्लियोफाइल्स किया, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हो रहा था, हमला अगर न्यूक्लियोफाइल किया तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक
रिएक्शन। Those chemical reactions in which nucleophiles attacks on substrate is called nucleophilic reaction। जिस केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट पे हमला करने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जैसे एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, जैसे इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट पे हमला कौन किया था? न्यूक्लियोफाइल, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। उसी तरह अगर हमला करने वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल्स हो तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सही है। उम्मीद है आज का क्लास सबको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।